गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आई होप आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे अभी तक भी किसी भी वीडियो के लिए किसी तरीके की कोई भी आप लोगों ने परेशानी नहीं बताई है। तो इसका मतलब है कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कि हमने पिछला लेक्चर यानी लेक्चर जो 5 था उसमें स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में शुरू किया था, तो वो पार्ट फर्स्ट था। उसी को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है कि जैसे हमने पहले जो लेक्चर्स पिछले लेक्चर में हमने उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज निकाली थी, उसी तरीके से हम इसमें निकालेंगे। अब देखिए, हमारा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास 3 तरीके के ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, जिनमें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमने अपने पिछले लेक्चर में कंसीडर कर लिया था। यानी कि ये जो 2 लेक्चर्स हैं इनको हम पिछले 2 लेक्चर्स में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसमें किसी भी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर, स्केल फैक्टर, ये सभी एक्सप्रेशंस, सरफेस एलिमेंट्स और वॉल्यूम एलिमेंट, इन सभी को ही हम इस लेक्चर में निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है उसको समझ लें कि उसमें किस तरीके के वेरिएबल्स रहते हैं, कर्व्स किस तरीके से होते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें कोऑर्डिनेट सरफेसेस जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने u1, u2 और u3 बताई थी आपको, वो यहाँ पर होती हैं r इज इक्वल टू c1, थीटा इज इक्वल टू c2 एंड फाई इज इक्वल टू c3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हैं r, थीटा एंड फाई। लेकिन ये r, थीटा एंड फाई होते कहाँ हैं, किस तरीके से इनमें लिमिटेशंस हैं, तो उनको पढ़ते हैं कि इन सरफेसेस की शेप क्या होती है। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास है r इज इक्वल टू c1, जिसमें कि r की जो वैल्यू है वो 0 टू इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो एक बार अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो r है, देखिए यहाँ पर जो r है वो इसकी रेडियस को बता रहा है। यानी कि r को अगर हम एक तरीके से सरफेस के फॉर्म में देखें तो ये एक हमें दिखेगा स्फेरिकल सरफेस ऑफ द रेडियस r। ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा वो हमेशा ही इंटरसेक्शन होगा इन तीनों ही कोऑर्डिनेट सरफेसेस का। इसका जो सेंटर रहेगा, 3 जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कहे हैं, वो कोऑर्डिनेट सरफेसेस हमने कही हैं, उन सभी के इंटरसेक्शन जहां पर होता है वो इसका यानी कि ओरिजिन जो है एक तरीके से वो रहेगा। सेकंड हमने सरफेस कही थी थीटा इज इक्वल टू c2, जिसमें कि थीटा पर लिमिटेशन है 0 टू पाई। ठीक है, 0 टू पाई। अब देखिए यहाँ पर, अब थीटा हमने क्या लिया है कि z एक्सिस से रेडियस या फिर जो भी हम पोजीशन जिस भी वेक्टर की हमें निकालनी है उसके लिए जो हमने पोजीशन वेक्टर लिया है उसको थीटा एंगल है। ठीक है, यानी एक तरीके से ये क्या हो गया, कॉनिकल सरफेस हो गया। यानी अगर हम थीटा एंगल जेड एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल पर अगर हम एक सरफेस बनाएं तो वो हमें एक कॉन फॉर्म में दिखाई देगी। तो ये क्या, कॉनिकल एक सरफेस हो गई एक तरीके से, जो कि जेड एक्सिस के अबाउट है। और इसका जो वर्टेक्स इज द ओरिजिन, यानी इसका जो वर्टेक्स रहेगा, जो शीर्ष रहता है, वो हमेशा ही ओ ओरिजिन पे रहेगा और मेक्स अ वर्टेक्स एंगल थीटा विद द जेड एंगल। और जो ये हमारे पास थीटा है वो किससे बना हुआ है, जेड एक्सिस से बना हुआ है। अब तीसरा सरफेस कौन सा था, फाई इज इक्वल टू c3, और फाई पर लिमिटेशन है 0 टू 2 पाई। ठीक है, अब फाई क्या है, देखिए यहां पर जो इधर सेमी सर्कुलर प्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा कि फाई जो है इसकी वैल्यूज, यहां पर ये फाई है तो फाई की वैल्यूज जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशनल एक सेमी सर्कुलर प्लेन
की तरह हमें दिखाई देता है, जिसका सेंटर वही O होगा। और ये जो है एक एंगल है जो कि बनता है एक्स और जेड प्लेन में, ठीक है, विद द एक्स जेड प्लेन। ये हमारे पास जो है, इससे ये एक्स जेड जो प्लेन है उसमें एक एंगल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों के बारे में आपको बता दिया। तो अब तीनों को, यानी कि जो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको यदि हम सिंपल फॉर्म में दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, जिसमें कि क्या है कि हमारे पास कोई भी पोजीशन जो है वो पी आर थीटा एंड फाई होगा। तो उसमें आर होगा ये वाली लेंथ पोजीशन वेक्टर की, थीटा है एंगल जेड एक्सिस से, और फाई जो है वो है एंगल इन द एक्स वाई प्लेन फाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम बता सकते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से होंगे। ये सिंपल फॉर्म में है और ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है कि इसमें जैसे हमने अभी भी बता दिया था आपको कि u1 u2 u3 जो है वो तो हो गए आर थीटा एंड फाई। तो जिसकी वजह से हमारे पास इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो हो जाएंगे e1 इज इक्वल टू ई आर, e2 इज इक्वल टू ई थीटा एंड e3 इज इक्वल टू ई फाई, ओके। और तीनों ही जो प्लेन्स हैं आप देखिए कि वो तीनों के तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जिसकी वजह से इनको हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है। तो अब इनके जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें प्रॉपर्टीज वही लगने वाली हैं जो कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज की थी, कि डॉट प्रोडक्ट में यदि हमारे पास सेम है तो 1 हो जाएगा और यदि वो डिफर है एक दूसरे से तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सेम के लिए हो जाएगा 0, क्योंकि साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि वो, यदि क्रॉस प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर से ले रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अदर है तो उसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो वो ट्रिक यहां पर भी काम करेगी कि आर थीटा एंड फाई, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू ई फाई, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे यानी कि ई थीटा क्रॉस ई आई, तो ई आर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ई फाई, ओके। तो इस तरीके से रहेगा। फिर इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू दी ई आर एंड ई फाई इंटू ई आर इज इक्वल टू ई थीटा, ओके। तो यहां पर इसके बाद है कि पोजीशन वेक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है कि भाई आर इज इक्वल टू, यदि u1 u2 u3 की फॉर्म में हमें लिखना है तो वो हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर थीटा एंड फाई की फॉर्म में, ठीक है। अब हम एक बार इनके स्केल फैक्टर निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो हम कई बार लिख चुके हैं, तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन स्फेरिकल में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 3, कि डी आर इज इक्वल टू ई आर डी आर प्लस ई थीटा आर डी थीटा प्लस ई फाई आर साइन थीटा डी फाई। तो यदि आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं स्केल फैक्टर जो कि आते हैं h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू r और h3 इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहां पर ये चीज याद रखने की है कि आपको ये याद रखने हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्केल फैक्टर्स क्या आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक्सप्रेशंस हमने आपको बताए थे कि वो निकालेंगे, कि पोजीशन वेक्टर निकलने के बाद हमने वेक्टर फील्ड लिख लिया दैट इज इक्वल टू ए आर प्लस ई थीटा प्लस ए फाई गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 5। फिर एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू द ई आर डी फाई ओवर डी आर प्लस ई थीटा अपॉन डी आर डी फाई ओवर डी थीटा प्लस डी फाई अपॉन आर साइन थीटा डी फाई ओवर डी फाई गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं एक्चुअली हमने अपने जो पिछले लेक्चर्स थे उन्हीं से लिखे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप उनको पढ़ लें। सिर्फ हमने वहां पर जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी कि u1 u2 u3
E1 E2 E theta, H1 H2 S3 एंड A1 A2 A3। तो ये जो चार हमारे पास कंपोनेंट्स थे उनको ही हमने यहाँ पर जो हमारे इस स्फेरिकल सिस्टम में है उनसे रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि अभी अभी हमने बताया U1 U2 U3 तो हो गए हमारे पास R थीटा एंड फाई, ठीक है। H1 H2 S3 हमने निकाल ही लिए। तो जो हम डाइवर्जेंस निकालते हैं उसमें आता है 1/1 H2 S3। तो देखिए यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर इनटू में डेल, ठीक है। A2 A3 A1 वो H2 H3 A1, तो H2 H3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, A1 हमारे पास लग गया ओवर डेल U1, तो डेल R हो गया। इसी तरीके से फिर हमारे पास हो गया कि A1 A3 A2, ठीक है। तो H3 की वैल्यू हमारे पास है R साइन थीटा। इधर हमारे पास हो जाएगा कि H1 H2 A3, तो H2 की वैल्यू है R A5 ओवर D5, ठीक है। तो सिंपल जो इनको याद रखने का तरीका यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक जो कॉमन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो हमने एक्सप्रेशंस लिखे थे आप उनको अपने याद रखें और सिंपली आपको इसमें जो भी वेरिएबल मिल रहे हैं उनसे उनको रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो इनको याद रखने का तरीका यही है कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखें, वो भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसके बाद इन सभी में उनको रिप्लेस करते चले जाएं, ठीक है। फिर कर्ल के लिए अगेन 1 में H1 H2 S3, तो 1/r स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स, पार्शियल डिफरेंशियल, और यहाँ पर आ जाते हैं उनके कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें आते हैं H1 A1, H2 A2 और H3 A3। तो देखिए ये तीनों लिखे हुए हैं गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 8। उसके बाद आते हैं हम लाप्लाशियन ऑपरेटर पर, जो कि बहुत लंबा सा एक एक्सप्रेशन था। तो आई होप आप उसको एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे और एक बार ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि हमने ये एक्सप्रेशंस क्या निकाले थे, ठीक है। तो आप ये खुद अपने हाथ से निकाल के जरूर देखें एक बार। फिर इसके बाद आते हैं सरफेस एलिमेंट्स। तो सरफेस एलिमेंट्स ds1 इज इक्वल टू ई आर, डायरेक्शन डी आर होगी, वो ई आर की डायरेक्शन में होगी, यानी H2 H3 du2 du3, ओके। तो देखिए हमारे पास उसी तरीके से निकल गया कि आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ds2 इज इक्वल टू ई थीटा आर साइन थीटा डी आर डी फाई एंड ds3 इज इक्वल टू ई फाई आर डी आर डी थीटा, ओके। और वॉल्यूम जो एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू दी H1 H2 S3 du1 du2 du3, okay, and replace the H1 H2 S3 and U1 U2 U3 by the R theta and phi। तो dv इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास R स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई इन दी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सभी एक्सप्रेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप एक बार उन एक्सप्रेशंस को याद रखेंगे, उनको अच्छे से आपने पढ़ लिया है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। और बाकी अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट होता है कोई भी, तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कंसर्न कर सकते हैं और वहां पर हम डिस्कशन के थ्रू आपकी जो क्यूरीज होंगी उनको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोज एंड प्रीवियस videos also, and thank you so much।